इन चुनाव के वक्त से ठीक पहले, अब लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ दिनों में, आचार संहिता लागू हो जाएगी, ठीक उससे पहले अचानक से ब्रह्म ज्ञान पार्टी को क्यों हुआ? एक साल पहले क्यों नहीं हो रहा था? संजय जी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अच्छा। कब चुनाव के समय हो या चुनाव से पहले हो। देखिए, ये तो एक व्यवस्था है। जमीन खिसकती तो नहीं दिख रही थी आप लोगों को? नहीं, देखिए, हरियाणा की जो जनता है बहुत समझदार है जी। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। यहाँ जमीन खिसकने की तो बात ही नहीं है। तभी तो आप देखिए खट्टर साहब के वहां काम देखिए, ऐतिहासिक काम देखिए। संजय जी, आपको याद होगा एक समय ऐसा होता था जब वहां के जो युवा, हरियाणा के जो युवा होते थे, किस प्रकार से वहां नौकरी के लिए लड़ते झगड़ते थे और नौकरी में मिलने में क्या हालत होती थी। पिछला जो समय गया है खट्टर साहब का, वहां युवाओं के अंदर, हरियाणा के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास जगा है। निष्पक्ष रूप से वहां युवाओं को रोजगार मिला, नौकरी मिली है। तो ये सारी चीजें हैं। और आज आपने देखा खट्टर साहब जब शपथ ग्रहण हो रहा था, खट्टर साहब ने अपना आशीर्वाद इस नई टीम को दिया। नहीं, वो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, एक मैच्योर पॉलिटिशियन है और वो अपना वो दायित्व निभा रहे थे। लेकिन सर, सवाल ये भी है ना, लोग के जनमानस के मन में ये सवाल तो आएगा ही ना। और मैं पूछ रहा हूँ आपसे इसीलिए कि ठीक 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री जिनकी इतनी तारीफ कर रहे हो, उनके कामकाज की सराहना कर रहे हो, और ठीक 24 घंटे के बाद अचानक से नए नेतृत्व की जरूरत यदि महसूस हो रही हो, तो इसका मतलब है कि पार्टी को डर था कि इनकी लीडरशिप पे यदि हम चुनाव मैदान में गए तो शायद हमें नुकसान ज़्यादा होगा। नहीं संजय, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें कोई परिवार तय नहीं करता जी कि किसी भी परिवार को उठा करके आप बैठा दीजिए। यहाँ एक सिस्टम से, और आपने देखा कल खट्टर जी की तारीफ करते हुए मोदी जी को भी सुना आपने, और आज खट्टर साहब ने आज स्वयं अपना इस्तीफा भी दिया, और अब नए चेहरे भी आज हरियाणा में देश को देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आने वाला समय और हरियाणा को और प्रगति पर लेकर चलेगा। जो खट्टर साहब के जो पिछले के जो काम थे, उनको देखते हुए जो नई जो यूनिट आई है, नई जो टीम आई है जी। आज आपने नवनियुक्त मुख्यमंत्री के भी दो एक छोटे छोटे सवालों का जवाब दे दीजिए तो मैं फिर आगे शक्ति जी के पास जाऊँ। ये बताइए कि अनिल विज क्यों नाराज है, और ये बताइए कि पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है जेजेपी से अलग होने को लेकर? नहीं, देखिए, नाराजगी अनिल विज की इतनी कोई बड़ी नाराजगी नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। बैठक के बीच में वो उठकर चले जा रहे हो, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहे हो, और उसके बाद भी आप कमतर करके यदि आंकते हैं तो इसको कैसे हजम किया जाए? नहीं, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और अनिल विज जी का जो योगदान है हरियाणा की सरकार के अंदर, हरियाणा में जो बहुत नित आयाम इस सरकार ने कायम किए हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आने वाले समय में आप देखिए, अनिल विज जी पूरी टीम के साथ आपको खड़े मिलेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जहाँ तक बात आपने जेजेपी की है, देखिए, हम लोगों ने पूरे समय मिलकर के सरकार चलाई है, तो कहीं ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आई है जिससे कि हमारा आपस में कहीं कोई मतभेद रहा हो। हाँ, अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, हम लोग अपनी पूरी 10, हमने जो पीछे जो पूरी 10 सीटें जीती, हम अपने चुनाव पे लड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो ये स्वयं उनका अपना आकलन रहा है, उनकी अपनी ये सोच रही है कि हम लोग को अब भाजपा से अलग होना है, तो उनकी अपनी मर्जी रही होगी। इसमें चुनाव से पहले अलग हो जाओ, फिर जीतने के बाद फिर एक हो जाओ, है ना? नहीं, देखिए, ये संजय जी, देखिए, देश की राजनीति को आवाज उठा करके देखिए, जहां अच्छी सरकार अच्छा काम कर रही है तो निश्चित तौर पर वहां सभी को अपना योगदान देना और चाहिए भी, देश के अंदर अपना योगदान देना भी चाहिए, राष्ट्र हित में अपना योगदान देना भी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो राजनीति के अंदर, और आज आप उसी परिप्रेक्ष्य को, आज पीछे वाले परिप्रेक्ष्य को उठा के देखिए, तो ये तो नया नित चलता रहता है। ठीक सर। शक्ति जी, अब समझाइए जरा सा, कांग्रेस का भी स्टैंड आपने सुन लिया, उनकी क्या राय थी, आम आदमी पार्टी की भी राय अपनी जगह मौजूद है, और बीजेपी का ही जवाब है, और हरियाणा कहाँ पे खड़ा है? देखिए, मेरे जहन में दो बातें आ रही हैं जी। पहली बात कि अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आपने राज्य को विकास की पटरी पर ला दिया था, विकास के जो नेटवर्क हैं उसको इतना सुदृढ़ कर दिया था कि वहाँ की जनता आपकी जय जयकार कर रही है। प्रधानमंत्री एक दिन पहले आकर बोलते हैं, तारीफ करते हैं, अपने अतीत को याद दिलाते हैं, कैसे हम लोगों ने संघर्ष किया है, संघर्ष में कैसे आगे बढ़े हैं। साथ में दरी बिछाते थे। हाँ, साथ में दरी पे सोने का भी दौर का जिक्र करते हैं। और ठीक 24 घंटे के अंदर
उनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सच्चाई क्या है। सच्चाई अगर ये है तो फिर परिवर्तन किस बात के लिए, जरूरत क्या थी? जब अगर राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो फिर परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी। आप लोकसभा चुनाव में उनके साथ जा सकते थे। एक तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक दल हैं वो जनता को गड़ा मूर्ख समझ रहे हैं। उनको लगता है कि जो भी हम नैरेटिव क्वाइन कर देंगे, जो भी नैरेटिव हम चला देंगे, उस नैरेटिव को देश की जनता स्वीकार कर लेगी। तो अब इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि क्या इसी तरीके से जो 75 साल में राजनीति की जो ढरा बना हुआ है, उसी ढरे पर राजनीति चलता रहेगा, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें होंगी, जनता भी कुछ सरप्राइज देगी। आपकी नजर में कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं खट्टर की विदाई को लेकर? और जाट की नाराजगी तो एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है, प्लस ये भी एक जानकारी आ रही है कि उनके जो अपने विधायक हैं वो भी बहुत उनसे खुश नहीं थे। देखिए, उनका एक लंबा 7-8 साल का कार्यकाल रहा जी, और जैसे वो जनता से बहुत ज़्यादा उनका लगाव था नहीं, वो पार्टी की चॉइस थे, ठीक है, या कह लें कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के चॉइस थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर में भी लोगों को वो पूरी तरह से एक साथ लेके शायद नहीं चल पा रहे थे। और जब ये चुनाव का समय था तो जो दूसरे लोग हैं पार्टी के अंदर वो बार्गेन कर रहे हों, चाहे विज हो या कोई और हो, है, और उसको देखते हुए पार्टी को ये लग रहा है कि शायद हो सकता है लोकसभा चुनाव में जो जिस तरह की परिणाम की अपेक्षा पार्टी कर रही है 400 सीटों को प्राप्त करने की, उसमें कहीं ना कहीं 10 वाले जो 10 छोटा राज्य जरूर है, लेकिन 10 के 10 सीट इनके पास थी, बीजेपी के पास थी, तो उसमें से पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हो और सोशल इंजीनियरिंग के जो भी इक्वेशंस उनको समझ में आ रहे हो उसके तहत उन्होंने उनको हटा दिया। लेकिन सर एक सवाल तो ये भी है ना, लोकसभा चुनाव होगा, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी और फिर लोकसभा चुनाव में लोकल इनकम्बेंसी फैक्टर जो है शायद वो थोड़ा कमजोर होता हो विधानसभा चुनाव की। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये कंट्राडिक्शन है ना। हाँ। आप एक तरफ विकास पुरुष उनको बता रहे हैं राज्य का, और दूसरी तरफ आप उनको हटा दे रहे हैं। फिर आपको जातिगत समीकरण भी तय करना है, तो विकास जरूरी है या जातिगत समीकरण जरूरी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको समझना होगा, भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी समझना होगा और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी समझना होगा कि क्या देश की राजनीति विकास आधारित हो रही है या जाति आधारित, अभी भी जाति आधारित है। तो ये देश की जनता को भी सोचना होगा, राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा। ठीक, आकाश यादव जी, एक तो जो सवाल इन्होंने छोड़ा है शक्ति जी ने, उसका भी जवाब दे दीजिएगा कि देश की राजनीति किस आधार पर चलती है। दूसरा ये कि हरियाणा की राजनीति को यदि हम समझें तो कांग्रेस की दृष्टि में वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं संभावित, जो आपको लगता हो जिन कारणों से खट्टर की विदाई हुई और बीजेपी की ये जरूरत बन गई? देखिए संजय भाई, मैं शक्ति सिंह जी के एक बात से सहमत हूँ कि जो नैरेटिव की पॉलिटिक्स मोदी करते आए हैं अभी तक, वो हमेशा चलने वाली नहीं। दूसरी बात, हमारे जो युवा नेता है जितेंद्र उत्तर जो हरियाणा से सांसद है, उन्होंने 3 महीने कहा था, मुझे याद आ रहा है कि ये आने वाले चुनाव के पहले होने वाला है। आप उनके पिछले इंटरव्यू ले लीजिए, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि इस तरीके की धूरा कुश्ती की प्लानिंग ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का किसान पूरी तरीके से जो जाट समूह से बड़े पैमाने पे आता है, और जिन जाटों ने बड़े विश्वास से दुष्यंत चौटाला के पीछे पिछले चुनाव में गए थे 2004 और 2009 में, वो हुड्डा जी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 2014 से वो दुष्यंत चौटाला के पीछे शिफ्ट हुआ है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता अधिकृत रहने के बाद भी ये कबूल करता हूँ। उसके बाद उसको धोखा देके ये भाजपा के गोद में बैठ गए। तो ये कहीं ना कहीं जाटों के अंदर एक रोष है। दूसरी बात यह है कि विकास के नाम पे पूरी तरीके से धर्म की राजनीति, पूरी तरीके से एक पोलराइज राजनीति करने का एक ये किया है। वहां का ओबीसी भी पूरी तरीके से नाराज है। आज ओबीसी की जनगणना की बात नहीं हो रही है, आज आरक्षण खत्म होने जा रहा है। तो ये सब विषय में पूरी तरीके से फेल रही है वहां की जो खट्टर सरकार है, और केंद्र की सरकार भी फेल रही है। तो इसका पूरा एक ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो 10 की 10 सीट भाजपा हरियाणा की हारने वाली है। लेकिन तो इसके लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं। यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन है आप ही से है, ये बिल्कुल पिछली बार 10 सीट पर बीजेपी को कामयाबी मिली थी, यानी लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल जेजेपी को 10 सीट पर कामयाबी मिली थी विधानसभा चुनाव में।
ठीक, विधानसभा। दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं और जहां पर की अलग अलग चुनौतियां होती हैं। यदि जो कि लोकसभा चुनाव अभी सिर पर बुहाने पर है, तो उसमें बनाम क्या होगा? मोदी बनाम आपका इंडिया अलायंस, यही आप कहेंगे, जिसे आपका कोई चेहरा नहीं है। नहीं, देखिए, फैक्टर इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें हैं। भूपेंद्र हुड्डा जब बोलते हैं कि बीजेपी को शिकस्त मिलनी तय है, मोरल डिफीट हो गया है, तो संभव है कि विधानसभा में स्थिति थोड़ी कमजोर हो, पर क्या ये फैक्टर लोकसभा में भी काम करेगा? देखिए संजय भाई, ये मोदी बनाम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई होने वाली है। जी। वो मोदी जी के बहकावे में, जुमलेबाजी में 2 बार देश की जनता फंस गई है। देखो, आप हमें विश्वास देते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं, आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, आप बड़े बड़ी वादे करते हैं, हर बार नया परसेप्शन लेके आते हैं, आप एमएसपी देने की बात करते हैं, अब हर जगह फैल रहे हैं, तो हर बार तो लोग फंसने वाले नहीं है। आपको कोई, अगर आपका कोई आके एक बार आपको कोई लालच देता है, आप लालच में आ सकते हैं, दूसरी बार भी आपसे अगर भ्रम निराश होता है तो आप बार बार थोड़ी कोई ये होने वाला है। तो हिंदुस्तान की जनता कोई नैरेटिव परसेप्शन और जुमलेबाजी में आने वाली नहीं है। आप ये पिछला 2014 में और 19 में जो हुआ वही 2024 में होगा, ये कहना पूरी तरीके से गलत है। 140 करोड़ लोगों के दिमाग के ऊपर हम कहीं ना कहीं ये उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ठीक, अफजल खान साहब जी, क्योंकि हरियाणा में आप लोग भी किस्मत आजमाने जा रहे हैं और पार्टी को उम्मीद होगी कि शायद इस बदलाव से आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी जगह तलाशने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा पार्टी सोचती होगी। लेकिन ये लोकसभा चुनाव है जो होगा अभी, तो उसमें बीजेपी 10 सीटों पर यदि सफल रही है पिछले चुनाव में, तो मुश्किलें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा होंगी इसमें, क्योंकि लोकल फैक्टर इसमें थोड़ा कम आका जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हम लोग हरियाणा के अंदर 10 में से 10 सीटें जीतेंगे इस बार। अच्छा, आप ये हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि हम इस बार 10 में से 10 सीटें जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी जो सरकार है, चाहे वो स्टेट की सरकार है, उन्होंने कोई काम नहीं किया हरियाणा के अंदर। इसी वजह से वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको चेंज करा गया। अब उनको जो जाति समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर, मगर वो जाति समीकरण बनाने से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ की जनता को पता है इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा में कोई काम नहीं किया, चाहे बेरोजगारी के ऊपर हो, चाहे आपका शिक्षा के ऊपर हो, चाहे आपका उसके जो डेवलपमेंट का काम हो, कोई भी ऐसा काम नहीं किया। सिर्फ जुमलेबाजी, और जुमले के अलावा इनके पास कोई तर्क नहीं है। हर बात का जुमला, हर बात का जुमला। जो जुमला सुन करना ये देश भी बिल्कुल एक तरह से ना पक चुका है। अब ये सुनना नहीं चाहता है, अब ये देखना चाहता है कि जिस बात को आप जुमला कहते हैं वो तो पार्टी की राय बनती है ना, आप लोगों की। जनता से भी तो पूछ लीजिए ना। सर, जनता ही कह रही है, जनता ही कह रही है, मैं नहीं कह रहा इस बात को। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा इस बात को। जनता ही कह रही है कि अब बहुत हो चुका जुमलों की मार, अब नहीं सहेंगे। अब ये सरकार की विदाई तय है 2024 में। 2024 में सरकार की विदाई तय है। आप देखना कि किस तरह से वोटिंग होगी, किस तरह से लोग अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। अभी लोग डरे हुए हैं, अभी लोग सामने आके बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ये नहीं तो ईडी, सीबीआई ये सब उनके घर पे भेज देंगे। अभी अगर कोई भी अगर आवाज उठाता तो आप उनके साथ क्या होता है, यही होता है सारा। अफजल भाई जी, हम तो वो सारे सवाल करते हैं जो मेरे मन में आता है, जहन में आता है, और बेखौफ करते हैं। मेरे घर में तो ईडी सीबीआई नहीं पहुंचती अभी तक। सर, अब आपके घर में क्यों नहीं पहुंचती हो तो आप जानते होंगे, मुझे नहीं पता, मगर हम बोलेंगे तो हमारे घर पहुंच जाएगी, हमें पता है। देखिए ना, हाँ। अभी आपके बाद में जेपी साहब से वो सारे सवाल करूंगा हाँ। मैं। और तो आपको वो देखकर आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है जो नैरेटिव आप लोग भी सेट करते हैं ना, अक्षरशः वो सही नहीं होता है। नहीं सर, आपके सामने मैं तो कोई बना के नहीं कह रहा ईडी सीबीआई के। अब मानो ना, अब 95% अगर विपक्ष के घर पर छापे डाले जाएंगे, विपक्ष के लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, तो 95% किसका नुकसान हो रहा है, आप बताओ ना। आप कितने ईमानदार लोगों के घर पे छापे पड़े हैं, बताइए तो। नहीं, आप बताओ ना। आप बीजेपी में जितने लोग गए उनके घर किसी क्या अब ईडी गई है क्या, बताइए आप मुझे। चलिए जवाब दीजिए भाई जेपी साहब। देखिए, मैं जानबूझ के उनसे सवाल किया ताकि आप पर तो सवाल आ ही रहे ना। तो एक तो सर लोहिया साहब, कंट्राडिक्शन को भी समझाइए, क्योंकि मुश्किल कहाँ पर है। ये बात बहुत हजम नहीं हो पा रही है, जो तर्क आप लोग गढ़ रहे हैं और जो दे रहे हैं। ये बात भी सही है कि जेजेपी की ओर से, दुष्यंत चौटाला की ओर से अभी तक कोई ऐसे बयान नहीं आया है, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक मिनट सर, मैं सक्षम हूँ, सवाल पूछ लूंगा। अभी तो आपने कहा कि ईडी सीबीआई, तो मुझे पूछने दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूँ ना। तो कोई ऐसे बयान नहीं आया जो विवादास्पद बयान हो, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत
और हर पार्टी को हक है, हर गठबंधन को हक है, इसे स्वीकारने में कोई गलत बात नहीं है कि ठीक है भाई ट्रायंगुलर फाइट हो जाए, वोट का बंटवारा हो जाए और बीजेपी को शायद उसका एक लाभ मिल जाए, क्योंकि शायद जाट ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ रही है, आपके हक में भी गई है, और इस बार परिस्थिति थोड़ी दूसरी भी हो सकती है। जवाब दीजिए। देखिए संजय जी, देश के अंदर चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है जी, और उसी क्रम में जेजेपी भी आती है। जेजेपी को भी ऐसा लगता है कि हम भी अपनी पूरी सीटों पे लड़ें, लेकिन हम लोग हरियाणा के अंदर 10 सीटें पिछली बार जीते हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी ये दावेदारी बनती है कि हम अपनी पूरी 10 की 10 सीटें लड़ें। अब आती है, मैं अपने मित्र की बात का जवाब देता हूँ। देखिए, आज एक वो पार्टी जो पार्टी देश के अंदर सरकार बनाने का दावा करती थी, जो दिल्ली के अंदर एक अपने आप को एक मतलब पूरे भारत में अकेला एक ऐसा शख्स था जो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार और कट्टर ईमानदार कहता था, आज उस कट्टर ईमानदार पार्टी के कितने लोग मंत्री हो, सांसद हो, जेल में हो, और जेल में रहने के बावजूद भी देश की सर्वोच्च न्यायालय उन लोगों को जमानत नहीं देती, उन लोगों को रियायत नहीं देती। अगर वो लोग ये कहें कि ईडी और सीबीआई का डर, वही कट्टर ईमानदार आदमी जो बनता था, जो कहता था अपने स्वयं को, वही कट्टर आदमी ये कहता था एक समय, और ये पब्लिक डोमेन में है संजय जी, मैंने आपके शो में भी मैंने कई बार इस बात को रखा है, सोनिया गांधी जी के लिए कहते हुए कई बार सब लोगों ने सुना है उस वीडियो को, बंद कर दो ईडी सीबीआई। संजय जी, मैं सारी बातों का जवाब दे दूं। तो आज उन लोगों को इतना डर क्यों है? और वो आदमी जो देश के अंदर सरकार बनाना जानते थे, जो पिछली बार मुझे ऐसा लगता है कि 400 से ज्यादा सीटों पर लड़े और जमानत जब्त हुई, वो लोग आज दिल्ली के अंदर तो उनका अपना गठबंधन बनता है, लेकिन पंजाब के अंदर वो अकेला लड़ेंगे, हरियाणा के अंदर तो उनका गठबंधन बनेगा, लेकिन पंजाब के जाकर के अभी किस प्रकार का गठबंधन और किस प्रकार की राजनीति को ये लोग देश के अंदर चलाना चाहते हैं संजय जी। देखिए, देश की जनता आज बहुत नजदीक से देश की राजनीति को देखती है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश की जनता, ये सवाल आप पर भी आता है, वो इसलिए संजय जी बिल्कुल जेपी साहब, वो इसलिए आता है जिस जननायक जनता पार्टी के साथ आपका चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं था, उसके साथ 4 साल तो हो गए सत्ता में रहे हुए, और फिर अचानक से गठबंधन टूटता हो और फिर अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला आप लोग करते हैं, तो ये क्यों ना माना जाए कि यदि किन्हीं कारणों से कोई भी सीट वो जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो कल फिर आपके साथ वो आ जाएंगे और आपको गले मिलाने में कोई गुरेज भी नहीं होगा। सही, राजनीति है, यदि उनकी राजनीति ऐसी है तो आपकी भी राजनीति पर सवाल है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक है संजय जी, राजनीति में आना जाना गठबंधन, मैं इस बात पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं जी, मैं सवाल उस बात पे खड़ा कर रहा हूं कि एक राज्य में एक पार्टी गठबंधन में है और दूसरे राज्य में वही पार्टी, उस बड़ी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसको ठेंगा दिखा के ये कहती है कि हम अकेला लड़ेंगे। ये उनको सूट कर रहा है दोनों को। तो ये जो चीजें हैं, ये देश की राजनीति को कहां ले जाएंगी? और अब आप हरियाणा की राजनीति पाइए सर। और मैं संजय जी, देखिए, अब पूरा परिप्रेक्ष्य मुझे थोड़ा सा अपना रखने दीजिए। रखिए ना सर। और अगर हरियाणा की भी मैं बात करूं, तो जो लोग पिछली बार जमानत जब्त करके बैठे हैं, आज वो लोग कांग्रेस से गठबंधन की बाह जोड़ रहे हैं, और दिल्ली में वो गठबंधन करके बैठे हैं और पंजाब में वो लोग गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में दर्शाता है संजय जी, देश की जनता अब बहुत समझदार है, और पिछला जो 10 साल का मोदी जी का जो समय गया है, देश की जनता ने देश को बदलते हुए देखा है, उसमें हरियाणा को भी बदलते हुए देखा है। अब देश में जो झूठे लोग हैं, जो घोटालेबाज लोग हैं, उनकी जगह केवल और केवल जेल में होगी, संसद में नहीं होगी। जो विपक्ष आपसे बार बार पूछता है, आप चूंकि हरियाणा पे नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पहले कर लूँ, बल्कि हरियाणा पर मैं आऊँगा जरूर आपसे जवाब मांगने के लिए। 95% अपोजिशन में ही आपको बेईमान लोग नजर आते हैं, और उनमें से जो अपोजिशन में से यदि किसी को आपकी आवश्यकता है, आप जिसे चाहते हैं, वो यदि आपके पक्ष में आ जाए तो उसमें कोई परहेज नहीं है। और फिर ईडी सीबीआई का डर सिर्फ विपक्ष को इतना ज़्यादा क्यों? ऐसे तमाम बेईमान लोगों को होना चाहिए ना। तो सवाल तो सर आप पर भी उठ रहे हैं ना। संजय जी, देखिए, देश की जो संस्थाएं हैं, जो जांच की जो संस्थाएं हैं जी, और कानून, हमारा भारतवर्ष का कानून बहुत मजबूत है, और देश की संस्थाएं अपना काम बहुत आज़ादी से करती हैं। ये देश की जनता देख रही है। अब देखिए, जिस पार्टी के अंदर
जिस पार्टी के नेता अगर घोटाला करेंगे तो निश्चित तौर पर ठीक है, जेल जाना चाहिए निश्चित उनको। तौर पर उनको जांच एजेंसियों का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है संजय जी, एक सूबे का मुख्यमंत्री और 8-8, 10-10 संस्थाओं के नोटिसों को दरकिनार करे और कानून को ठेंगा दिखाए। मुझे ऐसा लगता है कि देश की सर, राजनीति बंगाल से महाराष्ट्र तक की बात यदि हम कर लेना तो ऐसे कई लोग, कई चेहरे ऐसे आए जिनको पानी पी कर आप ही लोग कोसते थे भ्रष्टाचार को लेकर। आपके खाते में जैसे ही आ गए कोई गुरेज नहीं। संजय जी एक शख्स ऐसा बताइए जी, जिनके खिलाफ या तो जांच ना हुई हो या जिनके खिलाफ जांच बंद हो गई हो। तो फिर आपने ऐसे लोगों को स्वीकारा क्यों? कोई इसी एक शख्स सवाल ऐसा आता है ना बताइए सर। या जिन ऐसे लोगों को आपने संजय क्यों जी देखिए स्वीकारा? आज आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है। देखिए मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल कल रही। को मनीष सिसोदिया यदि बीजेपी ज्वाइन करना चाहे तो संजय जी जेल में है। नहीं, मान लीजिए कल को मनीष सिसोदिया जमानत पर यदि आते हैं और कहेंगे हम बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके सूर तो तब बदल जाएंगे। नहीं भाजपा के क्यों भाजपा में क्यों शामिल होंगे? क्यों भाजपा शामिल कराएगी? स्पेकुलेशन भाजपा क्यों शामिल कराएगी? जो कई सौ करोड़ रुपए के घोटालेबाज है जिनको आज कानून जमानत नहीं दे रहा है। तो सर, अब संजय जी हरियाणा देखिए पे आ गए। भाजपा में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इस मामले में बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए छोड़िए, हरियाणा पे आते हैं। अब मुझे हरियाणा को समझाइए। आप अनिल विज की नाराजगी को जितनी आसानी से आपने खारिज कर दिया है, क्या उतना आसान है? पहला। दूसरा कि यदि आप कहते हैं, जो राजनीति में होता है कि हम समुदाय विशेष को अपने करीब लाएं, इसलिए उस रिप्रेजेंटेशन आप लोग देते हैं जाति के आधार पर, तो नायब सिंह सैनी जो है वो कितने इफेक्टिव हो पाएंगे तब, जबकि सैनी समुदाय का जो आबादी है 2.9% और वहाँ जाट और नंबर 2 दलित है, उसके बाद ब्राह्मण, गुर्जर और भी कास्ट सब आते हैं। तो लेकिन आप इन टोटलिटी में जब कहते हैं कि हम ओबीसी को हमने वो जगह दी कि वहाँ उसी क्लास को बिलोंग करते हैं, तो क्या वाकई इतना मददगार हो पाता है?